नमस्कार। आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है यस एकेडमी में। मैं नवीन कुशवाहा और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हम आपको इसके बारे में थोड़ी सी पहले जानकारी दे दें कि हमने ये समझे कि हमने परिस्थितियां देखी हैं जो भारत में आके अंग्रेज कंपनी स्थापित करते हैं और कंपनी स्थापित करने के बाद वो राजनीतिक तौर पर राजनीतिक अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। तो जब अंग्रेज आते हैं और राजनीतिक अधिकार भारत में प्राप्त कर लेते हैं तो उस प्राप्त करने पर अंग्रेजों द्वारा हमारे देश में बहुत सारे शोषण किए जाते हैं। तो उन से बहुत ज़्यादा हानि पहुंचती है और इस हानि से निपटने के लिए देश में छोटे छोटे विद्रोह के दल बन जाते हैं। इन विद्रोह के दलों को कम करने के लिए या बंद करने के लिए सोचा जाता है कि एक बड़ा दल बनाया जाए और इस बड़े दल को बनाकर हम समझे कि अंग्रेजों के साथ तालमेल बैठा सके। अब ये बड़ा दल बनाने की बात हो रही है तो बड़ा दल अंग्रेजों के तरफ से बनाने की सिफारिश हुई थी। और आप जान सकते हैं कि जब ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या संघ बना था तब इसे A.O. ह्यूम द्वारा इसे गठित किया गया था। तो ये किस तरह बनी है, कब बनी है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो हम एक एक करके बारीकियां से देखेंगे और कब कौन से अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में प्रोग्राम हुए थे, हम उसके बारे में पूरी डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। आई होप आपको कुछ मुख्य तत्व या बेसिक चीज़ें याद होंगी, लेकिन उसे हम एक बेसिक के तौर पर पहले ले लेते हैं। और ये एक स्टैटिक जीके भी कह सकते हैं या फिर इकोनॉमिक का पार्ट भी समझ सकते हैं। आप इसे बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि कहीं ना कहीं ये सवाल पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1985 को। कई बार सवाल पूछा जा चुका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शुरुआत कब हुई थी। 28 दिसंबर 1985 को अब हुई थी। तो इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम। अब A.O. ह्यूम का क्या काम है? तो ये स्कॉटलैंड के एक निवासी थे। A.O. ह्यूम एक स्कॉटलैंड के निवासी थे और रिटायर्ड ऑफिसर थे जिन्हें स्पेशली ये भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना करने के लिए बुलाया गया था और उन्होंने स्थापना की इसकी। ये समझिए कि इन्हें ये इसलिए बनाया गया था कि एक सेफ्टी वॉल, हम आप कह सकते हैं कि सेफ्टी वॉल की तरफ इसे बनाया गया था कि जो अंग्रेजों के साथ डायरेक्ट टकराव हो रहा है कहीं ना कहीं हम ये बनाकर हम उसे रोका जा सके और समाज के साथ में हम और अच्छी तरह से जुड़ सके, इस वजह से ये बनाया गया था। तो A.O. ह्यूम द्वारा ये स्थापना की गई है। अब स्थान, हर साल हम आपको बता दें कि 1985 से लेके हर साल इसकी बैठक होती थी। और ये बैठक ऐसे होती थी कि नवंबर दिसंबर महीने के आसपास महीनों में हमेशा इसकी बैठक हुआ करती थी। इंडिया के अलग अलग शहरों में या कभी कभी गांवों के कस्बों में कुछ रख दिया जाता था। लेकिन सबसे पहले जब शुरुआत हुई थी तो सबसे पहले ये बैठक हुई थी बंबई में। अब ये कई बार सवाल पूछा जा चुका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो सबसे पहली बैठक बंबई में हुई थी। तो कहां पर हुई थी, किस जगह पर हुई थी, या किसी बिल्डिंग में हुई थी, किस संस्था में हुई थी, कहां पर हुई थी? तो वो है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में सबसे पहली बैठक हुई थी। ये बहुत ही बार पूछा गया है तो इसे बहुत ही ध्यान से आप पूरा लेक्चर देखिएगा
और अच्छी तरह से नोट्स बनाइएगा, कहीं ना कहीं आपको सवाल जरूर मिलेंगे। नामकरण, अब नामकरण की बात आ रही है कि ये नामकरण किसने दिया, तो हम आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण दिया है दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने नामकरण दिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। लेकिन जब यह संस्था की स्थापना हुई थी 1985 में, तब इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, जो एओ हुम द्वारा बनाया गया था संस्था। उस समय में 1985 में इसका नाम दिया गया था भारतीय राष्ट्रीय संघ, बाद में कर दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। दादा भाई नेहरू जी, जिसे हम ये समझ सकते हैं कि बहुत ही चर्चित व्यक्ति हैं, आप सब जानते हैं इन्हें। आगे, अब ये जब बन रहा था तो उस समय भारत के वाइसरॉय कौन थे, तो भारत के वाइसरॉय थे लॉर्ड डफरिन, 1884 से 88 के बीच में। तब पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जब ये संस्था स्थापित हुई थी तो इसके उस समय में अंग्रेज सरकार के वाइसरॉय कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन थे, जो 1884 से 88 के बीच में भारत में मौजूद थे और उस समय के थे। अब ये संस्था बन गई, अच्छी तरह अपना कार्य करने लगी। समय समय पर हर जाति के लोगों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की तरह सभी को अध्यक्ष पद मिला। अलग अलग जगहों में, अलग अलग शहरों में इसकी अध्यक्षता करते हुए हर साल होती थी, और बीच बीच में अगर स्पेशल सत्र बुलाना होता था तो उसे नवंबर दिसंबर से पहले भी बुला लिया जाता था। तो ये कुछ बेसिक तथ्य थे। लेकिन जैसे जैसे ये संस्था अपना कार्य करना शुरू कर दी, वैसे वैसे ही कुछ लोग थे, वो लोग इस संस्था को कुछ टिप्पणियां करते थे, और वो टिप्पणियां हम ये समझिए कि चुभने वाली टिप्पणियों में से गिन सकते हैं हम इसे। तो पहले थे डफरिन, जो लॉर्ड वाइसरॉय थे। अब ये टिप्पणियां इसलिए होने लगी क्योंकि पहले तो ये बनाया गया था संस्था के, हाँ, एओ हुम द्वारा बनाया गया है, अंग्रेजों के द्वारा सिफारिश करके, कि ये अंग्रेजों से हमेशा किसी भी चीज के लिए परमिशन लिया करे, उससे तालमेल बिठा के काम किया करे, जिससे अंग्रेजों के लिए भी नुकसान ना हो और भारतीयों के लिए भी नुकसान ना हो सके अंग्रेजों की तरफ से। तो इस वजह से कुछ महान हस्तियों ने इस संस्था को कुछ बुरे भले शब्द कहे हैं, वो हम देखते हैं। तो डफरिन ने कहा है, सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था ही है। सूक्ष्मदर्शी मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो कम देख पाते हैं, और अल्पसंख्यक हो गई, एक छोटा सा समूह है, उन समूहों का एक संस्था है, इससे कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये इनका डफरिन का एक वाक्य था। उसके बाद में कर्जन, तो कर्जन ने क्या बताया है कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाते हुए जा रही है। ये किसने कहा था? कर्जन। आपसे अगर सवाल पूछ लिया जाए कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाते हुए जा रही है, ये शब्द, ये वाक्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए किसने कहा था? ऑप्शन दे दिए जाएंगे तो आपको नाम देना होगा कर्जन। उसके बाद में तिलक, आप सभी जानते हैं, उन्होंने कहा था भीख मांगने वाली संस्था है, भीख मांगने वाली संस्था है। इसलिए कहा गया था क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हर बार जो भी अगर कुछ भी सलाह सूचन या कुछ काम करना होता था, या फिर जो छोटे छोटे टकराव होते थे, तो उनसे निपटने के लिए पहले ये अंग्रेजों से परमिशन लिया करते थे, ये बताया, उनके सामने पत्राचार किया करते थे। उस वजह से इन्होंने कहा भीख मांगने वाली संस्था है, हमें सामना करना चाहिए डट के, उसकी जगह आप हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, ये समझ लीजिए भीख मांगने वाली संस्था। फिरोज शाह मेहता, उन्होंने कहा कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है। इस समय जो भी इसमें जुड़े थे वो अपनी राय, अपनी सोच के हिसाब से कार्य करते थे, ये इनका मानना था। और इस हिसाब से उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की आवाज ये जनता की आवाज नहीं है, क्योंकि उस समय में पत्राचार के सिवाय और कोई ऑप्शन नहीं था, तो जनता की आवाज तुरंत ही पहुंच नहीं सकती थी
आज के दौर के हिसाब से। आज के दौर में सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया है कि तुरंत ही पूरे विश्व में वो चीज़ फैलाई जा सकती है। उस समय में नहीं था। तो उस समय में फिरोज शाह मेहता ने कहा था कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। ठीक है। अब हमें जब आज़ादी मिल गई 1947 में, तो ये तो 1885 से चल रही थी। तो गांधी जी ने भी एक टिप्पणी की थी और गांधी जी ने कहा था कि हमारा जो लक्ष्य था, हमने जो निर्धारित किया था कि ये कांग्रेस संस्था हम बनाएंगे, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो बनाने के बाद उसका जो लक्ष्य निर्धारित किया था कि हमें आज़ादी मिलनी चाहिए अंग्रेजों से, विदेशी ताकतों से, वो हमने प्राप्त कर ली है। तो अब ये जब प्राप्त कर ली है, तो गांधी जी ने कहा आज़ादी के बाद कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दे रहे थे वो, लेकिन गांधी जी के सुझाव मानी नहीं गई। इसलिए क्योंकि पूरे भारत में कांग्रेस ने पूरे भारत में इतने सालों में अपनी एक साख बना ली थी, अपनी एक पहचान बना ली थी। इस वजह से जितने लोग कांग्रेस से जुड़े थे वो सारे लोग ये सोच रहे थे कि हमारा इतना मेहनत करने के बाद हमने जो बनाया गया है अब उसे बंद नहीं किया जा सकता। अब हम इसे धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहेंगे। और ये धीरे धीरे आज ये कह सकते हैं कि देश की आज़ादी के बाद से लेके कई सालों तक देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनके उभरी है, ये हम सब जानते हैं। इसीलिए गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए, जिस वजह से हमने इस संस्था को बनाई थी। तो आपने ये कुछ तथ्य देखे होंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जब से ये शुरुआत हुई है तो उसके मुख्य कुछ पॉइंट हैं वो हम डिटेल्स में पढ़ेंगे और वो जरूर से जरूर आपको याद रखने होंगे और लिखना होगा, क्योंकि परीक्षा में बहुत बार ये पूछा जा चुका है। अब जब कंप्लीट बेसिक देख लिया गया है तो अब हम जो 1885 से जो बेसिक मतलब जितनी अधिवेशन हुए हैं तो उसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। और कुछ हर साल हुआ है, लेकिन हम हर साल के ना लेके जो परीक्षाओं के दृष्टि से बहुत बार पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं, हम उन्हीं के बारे में आपको चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इस तरफ आपको जितने अधिवेशन जिस साल में हुए हैं वो लिखे हुए हैं, कहाँ पर हुए हैं वो स्थान लिखे हुए हैं, फिर किनकी अध्यक्षता में ये अधिवेशन हुए हैं वो लिखे गए हैं, और उस अधिवेशन में विशेष क्या हुआ है ये जरूर से हम 4 पायदानों में लिखे हुए हैं, आप उन्हें ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहला अधिवेशन है 1885 में जब शुरुआत हुई थी। तो कहाँ हुई थी? बंबई में। अब उस समय के अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी अध्यक्ष कौन थे? जब पहला अधिवेशन हुआ था तो उसके अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। इसमें विशेषता में यह है कि 72 प्रतिनिधि थे उसमें, और 72 प्रतिनिधि से ये शुरुआत हुई थी। फिर उसमें प्रथम महासचिव A.O. ह्यूम खुद ही थे। ठीक है दोस्तों, तो ये कई बार पूछा जा चुका है। उसी तरह आगे बढ़ते हैं अगले 1886 में। तो 1886 में जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। अब दादा भाई नौरोजी के बारे में हम बता दें कि 1886 में, 1893 में और 1906 में ये 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा सेकंड जो अधिवेशन हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षता में, और वो 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, 86, 1893 और 1906 में। उसके बाद में 1887 का देख लिया जाए तो 1887 कहाँ हुआ? मद्रास में। और मद्रास में जब हुआ है तो उसके अध्यक्ष थे बकरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बकरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये कई बार सवालों में पूछा जा चुका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किस साल
प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे, या कौन सी बैठक में? तो हम इसको 1887 में मद्रास स्थान था, तब प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में 1888 में, तो 1888 की बात करें, इलाहाबाद में हुआ। जॉर्ज यूले इसके अध्यक्ष थे। और ये भी पूछा जा चुका है, तो प्रथम अंग्रेज गैर भारतीय अध्यक्ष बनाए गए थे 1888 में। तो आप इसे एक पैनल में याद कर सकते हैं, इतने चारों के चार शुरुआती। और देखिए, आप इसे देख सकते हैं अच्छी तरह से कि आप एक बार देखेंगे तो ये बंबई में हुआ, फिर कलकत्ता में हुआ, फिर मद्रास में हुआ, और फिर इलाहाबाद में हुआ। तो पहले बंबई से सीधा कलकत्ता हो गया, और कलकत्ता से फिर मद्रास में हुआ, और मद्रास से फिर इलाहाबाद में हुआ। तो ये पूरे देश में अलग अलग क्यों हुआ? अलग अलग इसलिए हुआ था, अलग अलग जगहों में। और देखिए, आप जितने अध्यक्ष थे, आप देखिए सब अलग अलग जाति से हैं, मतलब हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, इस तरह बनाए गए थे कि सभी जातियों को समावेश कर इसमें जोड़ा जा सके, और देश के हर कोने कोने के वर्ग के लोगों तक हम खुद पहुंच सके। इसलिए आप देख सकते हैं कि बंबई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, देश के चारों तरफ ये फैलने के लिए बनाया गया था। और जो यह 1988 में इलाहाबाद में हुआ था, तो आज इलाहाबाद का नाम चेंज होके प्रयागराज हो गया है, ये आप सभी जानते हैं। तो कांग्रेस को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भारत के चारों तरफ फैला दिया जाए, इसलिए ये कार्य किया गया था। उसके बाद आगे जानते हैं, तो 1896 में कलकत्ता में हुआ था, रहीमतुल्ला सयानी के अध्यक्षता में। और देखिए, इस समय पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। आज के समय में हम बताएं तो बहुत जगह बोले सुनने को मिलता है कि वंदे मातरम हम नहीं गाएंगे, ये हमारे में कहीं लिखा नहीं है, ये है, जो भी हो। लेकिन जब देखिए 1896 में कई बार सवाल पूछा जा चुका है कि कलकत्ता अधिवेशन में रहीमतुल्ला सयानी, जो खुद एक मुस्लिम अध्यक्ष थे, उनके अध्यक्षता में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। हम अन्य टॉपिक पर ना जाके आप वापस इसी में आते हैं। तो मुस्लिम होने के बावजूद उनकी अध्यक्षता में पहली बार गाया गया था, ये इनको श्रेय जाता है इस चीज का। और ये कई बार सवाल में पूछा जा चुका है कि सबसे पहले वंदे मातरम कांग्रेस के कौन सी अध्यक्षता में के सामने गाया गया था? तो 1896 में रहीमतुल्ला सयानी, कलकत्ता में। उसके बाद में है 1906। 1900 जितने भी सबसे जरूरी हैं जो पूछे जा सकते हैं, हम वही ले रहे हैं। 1906 की बात करें तो कलकत्ता में हुआ था। दादा भाई नौरोजी को, जो मैं आप आगे बता चुका हूं कि दादा भाई जो नौरोजी को 3 बार ये अध्यक्ष पद मिली थी। तो दादा भाई नौरोजी, उन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। याद रखिएगा कि आपसे अगर पूछा जाए कि सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग कौन से अधिवेशन में हुआ था, तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, जब दादा भाई नौरोजी उसके अध्यक्ष थे, ये पूछा जा सकता है। उसके बाद में 1907 में सूरत में अधिवेशन हुआ था, और राम बिहारी बोस इसके अध्यक्ष थे। अब ये जब 1907 में रास बिहारी बोस जब थे, तब कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ। और कांग्रेस का प्रथम विभाजन ये हुआ कि गरम दल और नरम दल के लोग थे। गरम दल और नरम दल की बात आपको बताया जाए, आपने कई जगह सुना होगा कि गरम दल और नरम दल में ऐसे थे कि जितने भी इसके राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे, अध्यक्ष के साथ में मिलके, उनमें 2 फूट हो गई थी। कुछ एग्रेसिव मिजाज के इंसान थे और कुछ शांत मिजाज के इंसान थे। एग्रेसिव मिजाज के जितने लोग थे वो कांग्रेस से हट गए, और जो शांत मिजाज के थे, मतलब ये कह सकते हैं कि वो कांग्रेस में जो जुड़े थे, वो अंग्रेजों के पास जाते थे और उन्हें चिट्ठी देकर या उन्हें मनाकर या उनसे प्रेम से बातचीत कर कर वो मनाने की कोशिश करते थे। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि वो नहीं मानते थे अंग्रेज,
लेकिन गरम दल वो था कि वो ये कोशिशों में नहीं जानता था, वो सीधा जानता था कि अगर एक बार चर्चा करने के बाद अगर वो नहीं मान रहे हैं तो आप उसके लिए कुछ एक्शन करिए। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने जुड़े थे वो सोच रहे थे कि कुछ एक्शन किया था। इस तरह दो गुट बन गए, नरम दल और गरम दल, वो कुछ समय के लिए बन गया ये। उसके बाद में 1911 में कलकत्ता में हुआ था, बिशन नारायण घर के अध्यक्षता में, और पहली बार जन गण मन गाया गया था। ये भी कई बार सवाल पूछा जा चुका है, कईयों बार। ठीक है दोस्तों, तो अगला आप ये चार एक पैर में बोल सकते हैं कि 1896, 1906, 1907, 1911, इनमें भी बहुत सारे आपने तथ्य देखे हैं इंपॉर्टेंट, आप इसे इस तरह से याद कर सकते हैं। अब आगे 1916 में जो अधिवेशन हुआ था वो लखनऊ में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? अंबिका चरण मंजूबदार। अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मंजूबदार की अध्यक्षता में हुआ था। और इसमें कांग्रेस मुस्लिम का समझौता हुआ था। मतलब कि ये समझिए कि नरम दल और गरम दल का जो लड़ाई हुई थी तो उसका ये समझिए कि 10 साल 9 से 10 साल बाद उसका समझौता हो गया। और तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये तिलक ने कहा था। 1917 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। एनी बेसेंट जो आयरलैंड की महिला थी उनकी अध्यक्षता में। अब ये सवाल इसलिए बहुत ही जरूरी बन जाता है क्योंकि एक महिला अध्यक्ष पहली बार कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस के इस अध्यक्ष में बनाया गया था। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुल जितने भी अधिवेशन हुए हैं उनमें से 3 ही बार ऐसा हुआ है कि 3 महिलाओं को बनाया गया था। तो कुल 3 महिलाओं को अध्यक्ष बनाया गया, तो एक 1917, 1925 और 1933 को आप इसे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा 1920 की बात करें तो कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था तो 1920 को 2 अधिवेशन हुए थे। एक कलकत्ता अधिवेशन जो पहले समय से पहले हो गया था तो वो विशेष अधिवेशन था लाला लजपत राय की अध्यक्षता में, और असहयोग आंदोलन को प्रस्ताव पारित नहीं किया गया। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था। जबकि जो वार्षिक अधिवेशन हुआ नागपुर में 1920 में ही, वो वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे वीर राघवचारी। उन्होंने असहयोग का प्रस्ताव पारित कर दिया था। मतलब एक ही साल में 2 ये सब अधिवेशन हुए, उसमें एक में मना कर दिया गया और दूसरे में पारित कर दिया गया। आगे की तौर इसे आप अकेले देख सकते हैं क्वेश्चन को। 1920 का जो अधिवेशन है ये इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जा रहा है क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूरे अधिवेशनों में से एक ही बार गांधी जी अध्यक्ष बने हैं, बेलग्राम कर्नाटक में। कहां पर स्थल था? बेलग्राम कर्नाटक, जहां पर इसके अध्यक्ष कौन बने थे? उस समय में गांधी जी थे। तो मात्र एक बार गांधी जी अध्यक्ष बने हैं, तो ये याद रखिएगा 1940। और कई बार पूछ लिया गया है कि ये कौन से नंबर का अधिवेशन था, तो ये था 40वें नंबर का अधिवेशन, 40वें नंबर का। ये याद रखिएगा कि गांधी जी जब अध्यक्ष बने थे तब ये 40वें नंबर का अधिवेशन था। फिर 24 के साथ में अगर जोड़ लिया जाए 1925 को, तो 1925 को कानपुर में हुआ था। सरोजनी नायडू जो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। मैंने आपको आगे बताया था कि 1917 में जब कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था तो आयरलैंड की एक लेडीज को प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था, तो उस तरह 3 महिलाएं जुड़ी थी, तो वो तो बाहरी थी। प्रथम भारतीय महिला की बात करें तो सरोजनी नायडू 1925 को जो प्रथम भारतीय महिला थी, ये भी बहुत बार पूछा जा सकता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट सवाल 1924 और 1925वां साल का अधिवेशन आपको याद रखना है। उसके बाद में 1929 लाहौर अधिवेशन।
लाहौर अधिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट बन जा रहा है क्योंकि जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। इसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया कि अब हमें पूरी तरह से स्वतंत्रता हासिल करनी है। अब मांग मूंग के या किसी तरह से नहीं मिल पाएगा, हमें हम पूरी तरह से स्वराज हासिल करना है किसी भी तरह से। तो 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिन मनाने की घोषणा की गई। मतलब कि उस दिन हम भारत देश आज की आज़ादी का दिन मनाएंगे। और ये 26 जनवरी की वजह से ही हम कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद हम 26 जनवरी के दिन को बहुत ही महत्व दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप कुछ 2 पैर में, सिंगल पैर से और 2 गुट में इस तरह याद कर सकते हैं और इसी तरह अच्छी तरह से इसे याद करना है। आगे देखते हैं कि 1931 का जो अधिवेशन हुआ था वो कराची में हुआ था। इसके पहले जो अधिवेशन हुआ था आपने देखा कि लाहौर में था और जवाहरलाल नेहरू थे अध्यक्ष। अब वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष बने। अब जब वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष बन गए हैं तो उस समय विशेष क्या हुआ है, तो मौलिक अधिकार पारित हुए हैं। याद रखिएगा, वल्लभ भाई पटेल जब अध्यक्ष बने हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, तब मौलिक अधिकार पारित हुए हैं। और गांधी जी ने एक शब्द कहा था कि गांधी मर सकते हैं पर गांधीवाद नहीं। यह शब्द गांधी जी ने कहा था, इसे भी आप याद रखिएगा। उसके बाद में 1937 में फौजपुर यूपी में आता है। जवाहरलाल नेहरू फिर अध्यक्ष बने और फर्स्ट टाइम ये अधिवेशन कहाँ हुआ था, गांव में हुआ था। तो ये बहुत ही जरूरी और इंपॉर्टेंट चीज हो जा रही है। आपको जवाहरलाल नेहरू याद रह जाएगा, लेकिन 1937 याद रखना जरूरी है, जो यूपी में एक फर्स्ट टाइम एक गांव में अधिवेशन हुआ था। 1938 और 39, 1938 और 39 की बात करें तो ये हरिपुरा में, त्रिपुरा में ये हुआ था सुभाष चंद्र बोस द्वारा। तब सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो हुआ है, तो इसमें क्या हुआ है, पहली बात बता दे कि राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना हुई, समिति बनी 1938 में। अब 1938 में जब आगे बाई इलेक्शन हुए तो सुभाष चंद्र बोस के सामने पट्टाभी सीतारामैयन खड़े हुए थे अध्यक्ष पद के इलेक्शन के लिए। तो उस समय सुभाष चंद्र बोस ने उनको हरा दिया, पट्टाभी सीतारामैयन को। तो हराने के बाद ये वापस अध्यक्ष बने, लेकिन गांधी जी के मान सम्मान की वजह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। और सुभाष चंद्र बोस ने जब इस्तीफा दे दिया तो त्याग पत्र के बाद अध्यक्ष कौन बने, राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में 1940 से 45 के बीच अब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू था। आपको पता होगा 40 के बाद ही 41 से सब कि भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। तो लंबे समय तक अबुल कलाम आजाद सबसे लंबे समय तक, मतलब करीब 6 साल तक ये अध्यक्ष बने रहे। और सबसे युवा अध्यक्ष भी इन्हीं के नाम पर दर्ज है, सबसे युवा अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, 1946 की बात करें तो ये मेरठ में हुआ था और जेबी केपलानी इसके अध्यक्ष बने थे। और उस समय आपको याद होगा स्वतंत्रता का समय चल रहा था। 1948 में 55वां, ये अब कई बार पूछा जा चुका है, तो 1948 में 55वां अधिवेशन जयपुर में हुआ पट्टाभी सीतारामैयन के। अब देखिए 1938-39 में सुभाष चंद्र बोस जी ने जिन्हें हरा दिया था, पट्टाभी सीतारामैयन, वो अब 1948 में अध्यक्ष बन गए। और कहा जा सकता है कि 46 से लेकर 48 तक बीच में, आप ये बीच का समय देख सकते हैं कि जिस समय कुछ अध्यक्ष नहीं दिख रहे हैं समय के हिसाब से, तो उस समय अध्यक्ष पद में राजेंद्र प्रसाद स्वयं बैठे थे। ठीक है दोस्तों, तो आपने जितने भी अधिवेशन अभी तक में देखे, मुख्य तथ्य देखें, तो ये सारे तथ्य बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। कहीं ना कहीं प्रश्न पूछे जाते हैं।
हमें किसी न किसी परीक्षा में ये सवाल आते हैं। इस वजह से आप इसे अच्छी तरह से पढ़िएगा, बड़े ध्यान से लिखिएगा भी और इसे रिवीजन करते रहिएगा। और वीडियो दोस्तों को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक सब्सक्राइब भी करिएगा। नमस्कार।